नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 4 नवंबर 4 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप शॉर्ट नोट्स बना सकें, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डिकोड एग्जाम की। और वहां से आप डेली जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और साथ ही साथ कोशिश करिए, ठीक है, किसी भी सेशन को मिस नहीं करिए। कोशिश करिए रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर का, ठीक है, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को और बात करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की। लेकिन उसके पहले दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की, ठीक है, वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी कप जीता है। तो ये चौथा विश्व रग्बी कप जीता है, किसने जीता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और किसे हरा करके जीता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपको सामने, वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसका करेक्ट आंसर इज बी है, न्यूजीलैंड को हरा करके, ठीक है। तो इस वर्ष देखा जाए दोस्तों, ये रग्बी जो विश्व कप हुआ है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? फ्रांस में आयोजित किया गया, जिसके फाइनल में देखा जाए दोस्तों दो टीमें पहुंची थी, एक तो दक्षिण अफ्रीका, दूसरी बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड। देखिए, दक्षिण अफ्रीका को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका जो रग्बी टीम है उसको स्प्रिंग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। वही न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है उसको ऑल ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों टीम जो है फाइनल में पहुंची हैं और फाइनल में देखा जाए 12-11 से, मात्र एक के फर्क से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा करके चौथा जो है रग्बी विश्व कप का खिताब जीत लिया है, ठीक है, और लगातार चौथी बार इसे जीता है। ये जो हुआ है मैच ये पेरिस के, ठीक है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है पेरिस के स्टेडी दी फ्रांस में आयोजित किया गया है। और अफ्रीका ने रिकॉर्ड चौथी बार जो है, दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड चौथी बार इस मैच को जीता है, ठीक है, जीत हासिल किया है। तो दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों ये चौथा रग्बी विश्व कप था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और वही बात करें, अगर हम बात करें जो पहला विश्व कप हुआ था दोस्तों, पहला जो रग्बी विश्व कप हुआ था वो 1987 में आयोजित किया गया था। इस जो एक रग्बी खेल होता है जिसमें देखा जाए 15 खिलाड़ियों, ठीक है, जिसे हम रग्बी यूनियन कहते हैं, और 23 खिलाड़ियों जिसे हम रग्बी लीग में, ठीक है, गेम्स कहते हैं। इन दो टीमों के बीच एक, ठीक है, अंडाकार गेंद का खेला जो है खेला जाता है, ठीक है, खेल होता है जिसका खेल किया जाता है, ठीक है, रग्बी खेल की बात करें। अगर हम बात करें चूंकि 2023 का जो है, 2023 का अगर बात किया जाए रग्बी विश्व कप दोस्तों कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है, ठीक है, फ्रांस में हुआ है। वहीं अगर देखा जाए ये 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, तो 2027 का कहाँ होगा दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो 2019 भी आपसे पूछा जा सकता है, देखिए कब हुआ था, कहाँ हुआ था प्रेजेंट, 2019 में कहाँ हुआ था? ये जापान में आयोजित किया गया था। और 2023 का ये फ्रांस में आयोजित किया गया। लगातार चौथी बार रिकॉर्ड जो है दक्षिण अफ्रीका रिकॉर्ड चौथी बार जीत को हासिल किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अन्य स्पोर्ट्स की। बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो भारतीय ट्रैक और फील्ड, यहाँ पे फील्ड एथलीट है जो कि जिनका नाम देखिए क्या है यहाँ पे, ज्योति यारजी और यहाँ पे तेजस सिरेश, जो कि जैसा कि आपको पता है एशिया गेम का आयोजन चीन के हांगजो में हुआ है। इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और इन्होंने क्रमशः ज्योति यारजी की बात करें, ठीक है, यारजी इन्होंने 100 मीटर में, ठीक है, बाधा दौड़ में अपना रिकॉर्ड तोड़ा। और यहाँ पे जो तेजस सिरसे हैं इन्होंने 110 मीटर की बाधा दौड़ में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पे ज्योति यारजी की बात करें तो इन्होंने मात्र 13 ठीक है 22 सेकंड, मात्र कहते हैं कि 13 सेकंड, यहाँ पे जो 13 मिनट में इन्होंने जो है 100 मीटर बाधा दौड़ को केवल, ठीक है, इतने ही सेकंड में पूरा कर लिया और अपना ही इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही अगली बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे जो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में बात करें दोस्तों, तो श्रीयंका सदानकी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में चौथा स्थान पर, ठीक है, चौथा स्थान हासिल किया। और चौथे स्थान पर रहकर इन्होंने 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें भारत के लिए एक कोटा हासिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में, ठीक है, श्रीयंका यहाँ पे सदानकी ने दोस्तों क्या किया है, जीत हासिल करते हुए 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भारत के लिए एक, ठीक है, निशानेबाजी में कोटा हासिल
कर लिया और निशानेबाजी में भारत का 13वां ओलंपिक कोटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें श्रीयांका, ठीक है, याशी चौकसी और आयुषी पोद्दार की तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन स्पर्धा में टीम को कैप्टन स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल किया है। तो किस शहर को दोस्तों यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया, यूनेस्को के द्वारा किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड की बात करें दोस्तों तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने देखा जाए दोस्तों क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची जारी की है, ठीक है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है जारी किया जाता है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा और इस सूची में भारत के 2 शहरों को, एक तो ध्यान रखिएगा केरल के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया। वहीं पे बात करें दोस्तों ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है उसे सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा 2 शहरों को शामिल किया गया, एक कोझिकोड जो कि केरल का है और एक ध्यान रखिएगा ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का है। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया गया, वही ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नेटवर्क में शामिल किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। किस नेटवर्क में, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ओवरऑल बात करें दोस्तों जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है, और इसी अवसर पर लगभग 55 शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो नेटवर्क होता है ये 7 आधार पर नामित किया जाता है, 7 क्रिएटिव क्षेत्रों में नामित किया जाता है। 7 कौन से हैं ये क्षेत्र, शिल्प और लोक कला, ठीक है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया आर्ट्स, संगीत जैसे जो 7 क्रिएटिव क्षेत्र, इन क्रिएटिव क्षेत्रों के आधार पर, ठीक है, नेटवर्क में शहरों को शामिल किया जाता है। क्या है इसमें, तो इसमें जो शहर होते हैं जो दोस्तों यहाँ पे जो है शहरों को उनकी विकास रणनीतियों के हिस्से के रूप में संस्कृति और क्रिएटिविटी का उपयोग करने और मानव केंद्रित शहरी नियोजन में नवीन प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए उनकी मजबूत प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें नामित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कब किया गया, वर्ल्ड सिटीज में। ध्यान रखिएगा 55 शहरों को शामिल किया गया, भारत के 2 शहरों को नामित किया गया है। बात कर लेते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। दोस्तों यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जैसा कि नाम से पता चला क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे 2004 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके उद्देश्य से तो देखा जाए ये उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है इस नेटवर्क को बनाया गया था जिन्होंने सस्टेनेबल शहरी विकास के लिए क्रिएटिविटी को एक रणनीतिक फैक्टर के रूप में पहचाना था। तो यानी कि अपने सतत विकास के लिए, सतत शहरी विकास, इसके लिए नए नए क्रिएटिविटी लाई जाए। चाहे इन 7 क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, ये छात्र जो 7 राष्ट्रात्मक क्षेत्र है जैसे कि शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। तो इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्रिएटिविटी के माध्यम से शहरी विकास को यानी कि सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये क्या करता है, शहरों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। क्रिएटिव नेटवर्क है, ठीक है, क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क है। अगर हम बात करें कि हमारा जैसा कि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी गोल है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 17 है, जिसको 2030 में दोस्तों क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है दोस्तों, उसका लक्ष्य क्या है, सतत शहर और समुदाय है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाद में वर्तमान में देखा जाए यूनेस्को सिटीज, ठीक है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कितने शहर वर्तमान में शामिल, अभी देखिए 2 नामित किया गया, कोझिकोड और यहाँ पे ग्वालियर को। यहीं पे 2021 की बात करें दोस्तों शिल्प और लोक कला के मामले में, ठीक है, श्रीनगर को शामिल किया गया था। 2019 में दोस्तों 2 शहरों को शामिल किया गया था, एक तो मुंबई को किया गया था फिल्म के क्षेत्र में और गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हैदराबाद को। 2017 में दोस्तों चेन्नई को शामिल किया गया था, किस क्षेत्र में, रचनात्मकता के कार्य के लिए, तो संगीत का, ठीक है। जयपुर देखिए 2015 में शिल्प और लोक कला के मामले में। वाराणसी की बात करें संगीत का रचनात्मक, तो 2015 में भी 2 शहरों को शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2004 में इसको शुरू किया गया था। अब 2 नए शहर शामिल किए गए दोस्तों, कौन से किए गए, एक तो सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड और सिटी ऑफ म्यूजिक जो कि ग्वालियर, ठीक है। यहाँ पे सिटी ऑफ म्यूजिक वाराणसी भी ऑलरेडी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य में हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ किया है। तो उस राज्य में दोस्तों जो हंगर की स्थिति है, ठीक है, यानी कि भूखमरी वाली स्थिति को समाप्त करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हंगर प्रोजेक्ट। और इसी हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए जो नॉर्वे की सरकार एक पहल आरंभ की है, किस राज्य में, ऑप्शन आपके सामने,
वीडियो को शेयर करते हुए रहिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर इस ए है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड में देखा जाए तो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ किया है। तो भारत सरकार का एक हंगर प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसको समर्थन देने के लिए उत्तराखंड में एक पहल का शुरुआत की गई नॉर्वे के द्वारा। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से जो उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को भी सशक्त करना इसमें शामिल है। हंगर प्रोजेक्ट मुख्य रूप से देखा जाए तो किस पर केंद्रित है दोस्तों हंगर प्रोजेक्ट? तो ये जो हंगर प्रोजेक्ट है ये जितनी भी निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि हैं, ठीक है, और महासंघ है, उनकी क्षमता का निर्माण करती है, ठीक है। इसके तहत देखिए यहाँ पे 44.7 मिलियन बजट और सितंबर 2026 तक 3 वर्ष की अवधि के साथ यह प्रयास राज्य में हाशिए पर रहने वाले जो परिवार है उनके लिए बहुत बड़ा वादा है। तो जो हाशिए पर रहने वाले परिवार है, जो भूखमरी से ग्रसित है, उनके लिए जो है एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है हंगर प्रोजेक्ट। और इसी हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे की सरकार ने उत्तराखंड में एक ठीक है पहल शुरू किया है, जिसमें ठीक है पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने पर कार्य किया गया है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया जिससे कि वहां की भूखमरी की स्थिति समाप्त हो। चूंकि खाद्य सुरक्षा की बात करें, भूखमरी की बात करें, तो आइए एक इंडेक्स के बारे में बात करें जो काफी विवाद में भी रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जिसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, 2023 की बात करें तो ये जारी किया गया था वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर, ठीक है, यहाँ पे वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया था 2023 में। इसमें बात करें जो है इस वर्ष जो है ध्यान रखिएगा 125 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत जो है 111वें स्थान पे था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पे भारत में ये दिखाया गया कि भाई भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को इसमें इस इंडेक्स में दिखाया गया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों ध्यान रखिएगा 2023 में भारत 111वें स्थान पे कितने देशों में, 125 देशों में है। वही बात करें भारत के पड़ोसी देश दोस्तों, जहां पे खाद्य आपात की स्थिति आई थी, फूड इमरजेंसी लगा था, वहां भी वो भी देश हमसे बेहतर है, जैसे कि श्रीलंका। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमसे काफी ज्यादा बेहतर है भाई, 102वें स्थान पे। बांग्लादेश देखिए 21वें स्थान पे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेपाल 69वें पे, 60वें स्थान पे श्रीलंका। ये सब भारत से बेहतर स्थिति में, ठीक है। कौन? भारत के पड़ोसी देश। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पे है। चूंकि हम बात कर रहे थे हंगर प्रोजेक्ट के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार रिवीजन करा दिया जाए हंगर इंडेक्स के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी? देखिए जिन्हें ये पता होगा कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है, वो इस लिस्ट आंसर कर लेंगे। तो और उसी, ठीक है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसको संरक्षित करने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी किस राज्य सरकार द्वारा? करेक्ट आंसर सी है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व में और उसके जो आसपास के भू क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी ठीक है तंत्र है, जो आके आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उसमें तेजी लाने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में और साथ ही साथ उसके जो उसके आसपास के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास उसमें तेजी लाने के लिए जो है इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। ये जो निर्णय लिया गया है, जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी, मंत्रिमंडल की बैठक। उस मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या, क्यों भाई ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व उसके क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए, ठीक है, संरक्षण। तो इसमें जो है जो वहां के स्थानीय समुदाय है दोस्तों, उन स्थानीय समुदाय जो कि वन संसाधनों पर निर्भर है, ठीक है, जो कि वनों की लकड़ियों को काट करके अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उनका जीवन यापन जो है वन संसाधनों पर निर्भर है। उनको क्या करना है, अब अपनी आजीविका के लिए एक विकल्प, अन्य विकल्प को चुनने के लिए जो है अवसर प्रदान करना है, ताकि वो वन संसाधनों पर निर्भर न रह करके एक वैकल्पिक आजीविका के अवसर उनको उपलब्ध हो सके, ठीक है, वो अन्य भी विकल्प अपने आजीविका को चलाने के लिए इस उद्देश्य से ये संरक्षण प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। चूंकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व की दोस्तों बात करें तो दोस्तों इसकी जो है अधिसूचना जारी की गई थी 1983 में जारी किया गया था, और उस समय उत्तराखंड के 3 वन्यजीव अभ्यारण्य थे, ठीक है, उनको मिला करके। कौन कौन से थे? एक तो राजाजी है, एक मोतीचूर है और ठीक है चिल्ला है। इन तीनों को मिलाकर के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो है आशय अधिसूचना जारी की गई थी।
इसका जो नाम है, जो राजा जी टाइगर रिजर्व है, ये किनके नाम पर रखा गया है? तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जो कि उन्हें किस नाम से उन्हें जाना जाता था? राजा जी के नाम से जाना जाता था। इस राष्ट्रीय उद्यान के अगर हम क्षेत्रफल देखें तो कितना है? 820 लगभग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसे अधिसूचित किया गया है इस टाइगर रिजर्व को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भी किया गया है। इस टाइगर रिजर्व में दोस्तों किसकी आबादी ज्यादा पाई जाती है? बाघ की और एशियाई हाथों की जो है आबादी ज्यादा पाई जाती है। चलिए आप मुझे बताइए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? कौन से ईयर में इसको शुरू किया गया था? अब वर्तमान में दोस्तों बताइए कि कितने जो है टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में है, और नया टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है हाल ही में? ऑप्शंस आपके सामने, और इसका करेक्ट आंसर इस बी है, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सम्मेलन है दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 30 अक्टूबर से ये 2 नवंबर तक सम्मेलन चला है। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई दोस्तों वो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय मंत्री है दोस्तों RK सिंह के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। और ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जब से ये गठबंधन बना ये इसका 6वां सम्मेलन था, ठीक है। सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? तो एक ऊर्जा पहुंच, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण से संबंधित जो है पहलू पर चर्चा की गई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना दोस्तों देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2000 ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था दोस्तों 2015 में, ठीक है, पेरिस में हुआ था। और ये जो कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, ठीक है, ये पेरिस में हुआ था। तो पेरिस समझौते के ही तहत देखिए पेरिस समझौता भी इंपॉर्टेंट है, और उसी दौरान जो है यहाँ पे भारत और फ्रांस ने मिलकर के एक संयुक्त रूप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना की गई थी 2 देशों के द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था, ठीक है। किस बैठक के दौरान? ये COP 21 की बैठक 2015 में हुई थी, पेरिस में हुई थी, ठीक है। इसी दौरान 2015 में इस गठबंधन को स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मुख्यालय दोस्तों इंडिया में भी कहा? हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके जो है 116 सदस्य देश है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया गया? तो ये पहला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया दोस्तों। किस देश में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, ठीक है, ब्रिटेन में किया गया। तो यहाँ पे ब्रिटेन के, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए बकिंघम शायर के बेलेचले पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से पार्क? बेलेचले पार्क AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, तो ब्रिटेन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की बात करें तो 1 से 2 नवंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या है? AI फॉर गुड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड, ठीक है। भारत की तरफ से सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य के मंत्री हैं दोस्तों राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में देखा जाए अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक, AI विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और समान विचारधारा वाले क्षेत्रों के सरकारी प्रतिनिधि जो है उन्होंने भाग लिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो है लंदन में आयोजित जो किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत सहित लगभग 28 देशों ने दोस्तों एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया, घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लेचली, ठीक है, ब्लेचली घोषणा प्लस, जिसे हम ब्लेचली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लेचली जो डिक्लेरेशन वो किससे संबंधित है? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी से ये संबंधित है, AI से। ये जो डिक्लेरेशन है दोस्तों ब्लेचली डिक्लेरेशन, ये क्या है? ये जितने भी देश इसमें शामिल हुए थे उन्होंने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा अनुसंधान पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। अच्छा, ब्लेचली नाम है दोस्तों, यहाँ पे ब्लेचली स्थान है, ठीक है, लंदन में। तो वहां पे देखिए पार्क है, ठीक है, ब्लेचली पार्क। और ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, टाइम पीरियड आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है कब से कब तक लड़ा गया था। इसी दौरान कोड ब्रेकर्स जगह के रूप में ये प्रसिद्ध था, यहाँ पे कोड ब्रेक किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे जर्मन जो है एनिग्मा कोड था उसको ब्रेक किया गया था, और इसी कोड को ब्रेक करके कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को नजदीक ला दिया गया था। तो एक एनिग्मा कोड था जर्मनी का, उसी कोड को इस पार्क में जो है
ब्रेक किया गया था, कोड ब्रेक किया गया था, ठीक है, इससे वो जाना जाता है। संभवतः जो है इस प्रतीक को, इसीलिए जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है यहाँ पे बिलेचली जो डिक्लेरेशन को साइन किया गया एक प्रतीक के रूप में। तो इस प्रतीक को ध्यान में रख करके दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी के रूप में चुना गया, ठीक है, यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेचली डिक्लेरेशन एआई से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पे अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, और ये ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर है सी है। जैसा कि अभी हाल की बात करें, यानी कि 1 नवंबर की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्होंने जो है मिल करके संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, और ये 3 परियोजनाएं जो है भारत के सहयोग से निर्मित की गई थी, ठीक है। ये 3 परियोजनाएं कौन है? एक अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, दूसरा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक है, और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट है, ठीक है। द्वितीय, अगर हम अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की बात करें दोस्तों, तो इसकी कुल लंबाई देखा जाए 15 किलोमीटर है, जिसमें से 5 किलोमीटर जो है ये भारत में है और बाकी 10 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश में है। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो आसान बनाएगा किस मार्ग को? तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका के रास्ते अगरतला, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोलकाता तक मार्ग को आसान करेगा। वहीं खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन की बात करें, ये जो रेल लाइन परियोजना है, ये बांग्लादेश के किस परियोजना से संबंधित है दोस्तों? किस बंदरगाह के? तो मोंगला बंदरगाह को जोड़ने वाली परियोजना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में मोंगला जो पोर्ट है, मोंगला बंदरगाह, ये किस देश में है? तो दोस्तों बांग्लादेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। इस परियोजना में भारत ने, ठीक है, 2010 में ऋण दिया था। और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 2017 में किया गया था, और इसका निर्माण देश से किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इस मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। तो इन 3 परियोजनाओं को, जो कि भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बनाई जा रही, इन 3 परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और साथ ही साथ देखा जाए उनके समकक्ष यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो अगरतला ओखरा रेल प्रोजेक्ट ये बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की गई, यानी कि एक तरीके से अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिक उनको वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा जो दी गई है वो किया गया है थाईलैंड के द्वारा, ठीक है, थाईलैंड के द्वारा। तो थाईलैंड ने देखा जाए अपने पर्यटन को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में जो है भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और यहाँ पे जो वहां की प्रधानमंत्री है दोस्तों त्रिष्टा थामिनसिन, उनके द्वारा, ठीक है, ये घोषणा की गई कि इस साल जो कि 10 नवंबर से और अगले 10 मई तक जो भारतीय पर्यटक होंगे उनको बिना वीजा जो है वो थाईलैंड में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, ठीक है। कब से कब तक? तो 10 नवंबर से लेकर के दोस्तों अगले जो है 10 मई तक, 10 मई 2024 तक, ठीक है। तो जिन्हें जाना है दोस्तों, अब थाईलैंड जिनको जाना हो, देखिए आपको बिना वीजा के जो है थाईलैंड में प्रवेश मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सितंबर में चाइनीज जो है चीनी पर्यटकों के लिए भी थाईलैंड ने क्या कहता है वीजा की जरूरतों को समाप्त कर दिया था। थाईलैंड के लिए पर्यटन के लिहाज से, ठीक है, थाईलैंड के लिए पर्यटन के लिहाज से भारत जो है लगभग चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। तो बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय जो है थाईलैंड जाते हैं, और लगभग अगर हम इस साल की बात करें तो 12 लाख जो भारतीय इस देश की यात्रा की है, ठीक है, यहाँ पे। तो थाईलैंड देखा जाए पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है वहां पे, ठीक है। थाईलैंड में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं और चौथा सबसे बड़ा स्रोत रहा है, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से थाईलैंड के लिए भारत, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ और भी बात कर लेते हैं अन्य देश से। देखिए यहाँ पे एक समझौता ज्ञापन किया गया है भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन किया है। क्योंकि शिक्षा की बात करें तो भारत की तरफ से जो शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान और संयुक्त अरब अमीरात के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर अहमद अली फलासी, इनके बीच में अबू धाबी, ठीक है, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी अबू धाबी, वहां पे एक बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। बेसिकली जो ये समझौता है शिक्षा जगत से संबंधित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए ये दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। यानी कि बेसिकली इस समझौते का अगर उद्देश्य देखा जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे और शिक्षकों के, ठीक है, आदान प्रदान, यानी कि एक दूसरे के देश में और शिक्षक आ जा सके, संयुक्त अनुसंधान पर एक दूसरे के साथ मिल करके, ठीक है, रिसर्च के क्षेत्र में काम करना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, शैक्षिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी जैसे सहयोग के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया, समझौता ज्ञापन किया है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि 2023 के लिए कितने ऑपरेशनों को केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक प्राप्त हुआ है? कितने ऑपरेशनों को दोस्तों प्राप्त है? तो 4 ऑपरेशनों। करेक्ट आंसर इज बी है। तो 4 विशेष अभियानों को 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2023 के लिए देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक जो है वो 4 विशेष ऑपरेशनों को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार जो है किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो आतंकवाद निरोध क्षेत्र में, सीमा कार्यवाही क्षेत्र में, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, बचाव कार्यों में विशेष अभियानों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री के, ठीक है, विशेष ऑपरेशन पदक की घोषणा देखा जाए हर साल कब किया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को किया जाता है। और ये आमतौर पर जो है इस पुरस्कार के लिए 3 विशेष अभियानों पर विचार केंद्रित किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए 5 विशेष अभियान तक दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जो है वो जनरली देखा जाए, केंद्रीय गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री के उसमें देखा जाए तो 3 होता है। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो 4 जो है 5 विशेष अभियान तक दिए जा सकते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी दी है? तो कौन सा जो है विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसको मंजूरी दिया गया है, किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के द्वारा। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों जो है वो, ठीक है, इसके द्वारा जो है अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों, ये खुद की अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम कर रहा है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत जो है काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के द्वारा जो है मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना में देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों, कौन थे? सर सैयद अहमद खां के नाम पर जो है पहला उपग्रह कार्यक्रम SSAMU-SAT, ठीक है, ठीक है, AMU, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, SAT सैटेलाइट का, ठीक है, डेवलपमेंट शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके नाम पर रखा जा रहा है। तो जो इन्होंने स्थापना किया था, चलिए आप मुझे बताइए अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, और इन्हीं के नाम पे पहले सैटेलाइट को नाम रखा जाएगा। यहाँ पे सैटेलाइट की बात करें, जो SSAMU सैटेलाइट है, ये देखिए एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के तहत जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रोबो क्लब के तहत इसे शुरू किया गया था, इस नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे सैटेलाइट जो है एक 3U, ठीक है, 3U ध्यान रखिएगा, 3U क्यूब सेट है, जिसके कई उद्देश्य हैं। ठीक है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, इमेजरी का प्रयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन और तेजी से, ठीक है, मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक की लागू करना शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री के विजेता बने, कौन विजेता बने दोस्तों? मैक्स वेपर्सन बने हैं। 8वीं बार बैलन डियोर, ठीक है, बैलन डियोर पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? लियोन मेसी ने जीता है। हाल ही में एक पुस्तक की विमोचना की गई है दोस्तों, जिसका नाम है सिंधिया और 1857। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राकेश पाठक जी। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो है केरल के सारे जो 12 जिले हैं उसमें देखा जाए तो हॉल मार्किंग केंद्र जो है लागू कर दिया गया। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? अमेठी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ऐसे सेशन से बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।